हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमर फैज़ी और मैं आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू पर, जहाँ अल्फ़ाज़ जुड़ते हैं, ख़यालात फैलते हैं और इल्म के चराग़ रोशन होते हैं। चलिए आज के दिलचस्प क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग तहसील को पढ़ने वाले हैं और आमोज़िश पढ़ने वाले हैं। यानी ज़बान की तहसील क्या होती है और ज़बान की आमोज़िश क्या होती है, सभी डाउट्स को इससे जो रिलेटेड रहेंगे आज क्लियर होने वाली हैं। जो लोग अभी-अभी नए जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि सीटेट जुलाई 2025 का फ्री बैच स्टार्ट कर दिया गया है उरूज उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से। इस बैच में आपको कंप्लीट डिटेल वाइज़ एक-एक पॉइंट को समझाया जा रहा है। बिल्कुल शुरू से इसका आगाज़ हुआ है, यानी शुरुआत से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका 1 नंबर, 2 नंबर से रुक जा रहा है या अब की बार जुलाई 2025 में आप पहली बार सीटेट देंगे, तो आप उर्दू में इंशाअल्लाह 29 या 30 नंबर इस एक बैच से लेकर आ जाएँगे। आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि आप इसको रटिए, आप याद कीजिए, आप समझिए, कुछ नहीं बोला जा रहा है। सिर्फ़ आप 6 बजे की क्लास होगी, आप 6 बजे क्लास में जो भी 30-40 मिनट की क्लास होगी, आकर बैठ जाइए, बस। आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह आपको समझना सिर्फ़ अपना हल्का-सा माइंड लगाना है, बाकी 30 में से 29 नंबर दिलाने की ज़िम्मेदारी उरूज उर्दू यूट्यूब चैनल की है। आप लोग सिर्फ़ क्लास में आ जाइए, मन लगाकर बैठ जाइए, बस आपको समझाने की ज़िम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि ये क्लास बिल्कुल फ्री है। किसी भी तरीके से आपको एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, आपको नोट्स भी फ्री मिल जाएगी, आपको मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा और आपको थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर फ्री मिल ही जाएँगे। वीडियोज़ और मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, जबकि नोट्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का लिंक दिया है। आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हो लीजिए, चाहे टेलीग्राम में जॉइन हो लीजिए। दोनों जगह से आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से नोट्स हासिल कर सकते हैं। जैसे क्लास होती है तुरंत उस क्लास के बाद क्या होता है, नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाता है, यानी तुरंत ग्रुप में भेज दिया जाता है। आप देख ही सकते हैं उरूज उर्दू के नाम से यूट्यूब चैनल है। अगर आप व्हाट्सएप में जॉइन नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, आपको जॉइन कर दिया जाएगा उमर फैज़ू 07 के नाम से और हैंडल से आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दिया गया है फ्री नोट्स के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करना है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले बोली और ज़बान को हम लोग स्टोरी वाइज़ समझ ही चुके हैं और ज़बान कितनी तरह की होती है, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। इशारों की ज़बान होती है, अलामतों की ज़बान होती है और फिर क्या होती है, आवाज़ों की ज़बान होती है ना? और बोली और ज़बान को हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन एक बार और थ्योरी वाइज़ समझ लेते हैं, कुछ लोगों को और भी कन्फ्यूज़न जो भी थी, सब क्लियर हो जाएँगे, है ना? तो हकीकत में बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं होता है, ये कल की क्लास में भी आपको बताया गया था कि बोली इतना जान लीजिए जिसमें अदब शामिल है, जिसमें कवायद शामिल है, जिसमें थोड़ा-सा उसूल शामिल है, सब क्या हो जाएगी, सब ज़बान हो जाएगी। बोली जिसमें कोई अदब शामिल ना हो, बोली जिसमें कोई कवायद शामिल ना हो, बोली जिसके कोई रस्मुल ख़त ना हो, वो बोली कहलाती है। ठीक है? अपनी भाषा में इसको समझ लिए। अब आ जाते हैं कि हकीकत में बोली और ज़बान में कोई बुनियादी फ़र्क ही नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ़ क्या होता है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? क्यों फ़र्क नहीं होता? क्योंकि दोनों का इस्तेमाल हम लोग एक ही तरह से करते हैं। कैसे करते हैं? क्या करते हैं? अपने एहसासात को ज़ाहिर करने के लिए, अपने ख़यालात को, अपने जज़्बात को ज़ाहिर करने के लिए, चाहे बोली में हो, हम बोलेंगे कि कोई भी भाषा आप बोल सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, है ना? अभी हम लोग अपनी भाषा में क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या कहाँ जा रहे हो, है ना? इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, है ना? कुछ ऐसा करके बोलेंगे, है ना? तो फिर क्या है क्या कहा जा रहा है कि बोली और ज़बान में क्या फ़र्क हो रहा है? बोली ज़बान में इतना फ़र्क है कि जहाँ पर उसूल आ जाएँगे वो ज़बान हो जाएगी और बोली जो रहेगी जो हम लोग अपने नॉर्मल ही इस्तेमाल करते हैं वो बोलेंगे, है ना? अब देख लेते हैं कि बोली और ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके में बोली जाती है। जो बोली हमारी है ना, वो ज़बान के मुकाबले में एक छोटे इलाके या मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, यानी इसका कोई रस्मुल ख़त नहीं होता। इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित भी नहीं होते हैं। इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अभी इसको समझते हैं क्या ये बोला जा रहा है। दूसरी जानिब ज़बान एक वसीअतर नज़रिया है। इसके मुतअय्यना उसूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं और अमूमन मुस्तक़िल फ़ितरत होती है। यानी कवायद व कानून इसमें रहते हैं। ठीक है? अब ये होगी बोली। अब देख लेते हैं इसमें चल क्या रहा है। देखो, देखो बोली क्या होती है ना, बोली और ज़बान एक चार्ट के समझ लेते हैं ऐसे। देखो आज के बाद आपके जो भी डाउट्स रहेंगे ना सब क्लियर हो जाएँगे। देखो हम कहाँ पर रहते हैं? हम रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे बहुत लोग रह रहे हैं। चलो ऐसे बना दे रहे हैं और छोटा-छोटा। हुँ।
चलिए, थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे, है ना? ये देखो, ऐसे हमारा ये पूरा देश है, पूरा ये देश है, पूरा देश का एक पूरा छोटा एरिया मान लो, ये छोटा-छोटा ऐसे गाँव है, ये इतनी-इतनी दूरी पर ऐसे कुछ-कुछ लोग र रह रहे हैं, है ना? तो बोली और उसमें क्या चल रहा है, बोली और मतलब क्या है ये? एक चीज़ आज की इस क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब बोली यहाँ पर एक बोली बोली जा रही है, 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 ये सब जगह अपनी-अपनी बोली बोली जा रही है, ठीक है? अब क्या होता है ना, अब ये हो रहा है कि ये वाला जो एरिया रहता है ना, ये वाला एरिया में बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, यानी बहुत ताकतवर रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। ये लोग जहाँ पर लड़ाई करते हैं ना, उन लोगों को जीत जाते हैं। तो ये ब्लू वाले क्या हो जाएँगे, ब्लू वाले बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएँगे। ब्लू वाले क्या हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जा रहे हैं, यानी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा ताकतवर हुए। ये लोग जहाँ पर हमला करेंगे ऐसे आस-पास के एरिये को ना, सबको ये लोग जीत जा रहे हैं। सबको ये लोग जीत जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सबको ये लोग ऐसे जीतते चले जा रहे हैं, जीत चले जा रहे हैं। इतना इतना एरिया इन्होंने क्या कर लिया है, जीत लिया है। इतना एरिया इन लोगों ने जीत लिया है। अब इनकी जो बोली है, इनकी जो बोली थी, है ना? कौन-सी बोली थी इनकी? इनकी एक बोली थी, इनकी एक बोली थी। अब यहाँ पर जो छोटे-छोटे एरिया को इन लोगों ने जीता है ना? सब मिलाकर एक एरिया बना दिया है। अब इनसे क्या कहेंगे? इनसे ये कहेंगे कि जो ये हमारी ये वाली बोली थी ना, यही वाली बोली अब तुम भी बोलो। तुम भी बोलो यही बोली। तुम अपनी बोली नहीं बोल सकते, बल्कि जो हमारी ये वाली बोली रहेगी, इसी को तुम बोलो। ठीक है? तो अब क्या हो गया, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सीखेंगे ये बोली। ये लोग क्या करेंगे, ये बोली को सीखने पड़ेंगे इनको। इनको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद जब बोलेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, ज़बान कहलाएगी, क्योंकि इसको सीखा गया है। इसको सीखा गया है, इसके उसूलों को सीखा गया है। इसके उसूलों को सीखा गया है, इस वजह से ये ज़बान कहलाएगी। बाकी ये तो बोली थी, पहले छोटी बोली थी, लेकिन ये जब पावरफुल हो गए, जब ये लोगों के अंदर ताकत आ गई, तो इन लोगों ने जब क्या किया, कब्ज़ा कर लिया, तो इन लोगों ने कहा कि अब हमारी जो बोली रहेगी ना, वो पूरी एक ज़बान की तरह इस्तेमाल करेगी और इस्तेमाल होगी, और हमारा जो एरिया रहेगा, उसमें हमारी बोली में ही कानून वगैरह पारित होंगे। यानी हमारी ज़बान, हमारे एरिया में जो कानून होगा, वो हमारी ही ज़बान में होगा। तो ये लोगों ने बोला ठीक है, क्योंकि ये हार गए थे, तो ये क्या करने लगे, इनकी बोली बोलने लगे, तो ये जब सीखेंगे तो वही ज़बान कहलाएगी, ठीक है? समझ में आया? अब इसकी स्टोरी बताने का मकसद क्या था, वो बता देते हैं कि ये मकसद क्या था ये बताने का। अब देखो, इसका मकसद ये है, यहाँ से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये देख लेते हैं। कि पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है कि जो बोली होती है, वो हमेशा एक छोटे इलाके की होती है। एक छोटे इलाके की होती है ना? बोली यदि हमेशा एक छोटे इलाके की होती है, ठीक है? और कोई अगर फिलहाल ज़बान है, वो भी कहीं न कहीं, कभी न कभी बोली रही होगी। वो कहीं न कहीं, कभी न कभी बोली रही होगी। जैसे उर्दू कहीं न कहीं कोई बोली रही होगी। खड़ी बोली से निकली हुई है उर्दू, है ना? खड़ी बोली, है ना? खड़ी बोली किससे निकली हुई है? अपभ्रंश से निकली हुई है ना? तो ये क्या है, कहीं न कहीं बोली थी। तो हर ज़बान कहीं न कहीं पहले बोली रहती है। अब एक चीज़ ये क्लियर हो गया, ठीक है? एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि जो बोली रहती, जो ज़बान होती है, हमेशा बोली रहती है, और बोली से ही ज़बान हमेशा बनती है। ज़बान कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है कि आसमान से आपके लिए डायरेक्ट एक ज़बान उतार दी गई है, नहीं। पहले वो बोली होती है, बाद में वो क्या कहते हैं, वो पावर में आ जाती है। जब उसमें कानून वगैरह बनने लगते हैं, तो फिर वो ज़बान हो जाती है। जब दूसरे एरिया के लोग उसको सीखने चाहेंगे, तो वो ज़बान हो जाएगी, ठीक है? क्लियर है? अब एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर लेते हैं कि हमने देख लिया था कि ये एरिया किसने कवर कर लिया है, ये एरिया बहुत ताकतवर जो लोग थे, उन्होंने कवर कर लिया है, ये वाला एरिया, है ना? ये वाला एरिया। अब ये वाले एरिया में जो ज़बान बोली जाएगी, ये वाले एरिया में मान ले रहे हो कि बोली जा रही है एक ए नाम की ज़बान बोली जा रही है, बी नाम की एक नाम की ज़बान बोली जा रही है, ठीक है? ए नाम की ज़बान बोली जा रही है। अब यहाँ पर बोलियाँ बोली जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो बोली जाएगी, यहाँ पर ये सब बोलियाँ बोली जा रही हैं। अभी भी वो वाले गाँव है ना? अभी ये लोग हैं, ये वाली बोलियाँ बोली जा रही है। लेकिन ये क्योंकि एक ज़बान है, बड़े इलाके की ज़बान है, तो यहाँ पर जो छोटी-छोटी बोलियाँ रहेंगी, छोटे-छोटे इलाके की बोलियाँ जो रहेंगी, वो ये ए ज़बान की बोलियाँ कहलाएँगी। ए ज़बान की बोलियाँ कौन कहलाएँगी? ये सब छोटे-छोटे इलाकों में ए ज़बान की बोलियाँ कहलाएँगी। यानी जो बड़ी इलाके में ज़बान बोली जा रही होती है, उसके आस-पास की जो बोलियाँ रहती हैं, उसी ज़बान की बोली कहलाती है।
क्या समझ में आया कि एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाके में क्या बोली जा रही है, जबान उर्दू बोली जा रही है, जबान उर्दू बोली जा रही है ना। लेकिन उसके उसी के साथ साथ में एक छोटा छोटा इलाका है, छोटे छोटे इलाके में क्या बोली जा रही है, कोई बोली बोली जा रही है, लेकिन ये उर्दू जबान की बोलियां ही कहलाएंगी, क्योंकि उस बड़े इलाके में उर्दू जबान बोली जा रही है। छोटे इलाके में कोई भी बोली बोली जा रही हो, चाहे कितनी छोटी बोली बोली जा रही हो, चाहे एक लोग बोल रहे हैं चाहे दो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसी बड़ी जबान की बोली कहलाएगी। अगर यहाँ पर इंग्लिश जबान रहेगी तो इंग्लिश जबान की बोलियां रहेंगी, अगर हिंदी रहेगी तो हिंदी की बोलियां रहेंगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एक चीज से कितने चीजें आपकी क्लियर हुई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बैठेंगे या फिर आप एग्जाम दे दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कितनी चीज वहां से क्लियर हुई। वो चार्ट याद रखिए, यानी हमारी जो बोली रहती है वो पहले बोली रहती है, बाद में जबान बनती है, और फिर जो जबान जिस इलाके में बोली जाती है उससे छोटे छोटे जो गिरोह रहते हैं, जो बोलियां बोली जाती है, उसी जबान की बोलियां कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं और एक चीज़ और ये है कि जैसे जिसकी जिसकी जिसका वो रहेगा, जिसकी क्या रहते हैं, हुकूमत रहती है, उसी की ज़बान को क्या कहते हैं, उसी की, जैसे हमने डायग्राम बनाकर अभी समझाया ना कि ये इलाके में बहुत लोग कब्ज़ा कर लिए थे, इनकी हुकूमत आ गई थी, ये लोग बोले कि मेरी ज़बान में आप लोग, मेरी बोली में अभी कानून चलेगा, आप उन यहाँ का डॉन है ना? तो ये लोगों की सब लोग मानना पड़ा, है ना? तो क्या हो गया, जैसे हमने अपने हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, पहले संस्कृत ज़बान चल रही थी, संस्कृत ज़बान चल रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर संस्कृत ज़बान में क्या हो गया, कवायद वगैरह आ गए, कवायद वगैरह आ गए, है ना? फिर क्या हो गई, पाली ज़बान शुरू हुई, पाली पाली प्राकृत शुरू हुई, है ना? फिर क्या हो गई, जब पाली प्राकृत बोलियां बोलने मतलब ज़बान शुरू हुई, उसके बाद क्या हो गया, तरह तरह की ज़बानें बदलती रहीं। फिर एक टाइम आ जाता है कि क्या होता है, एक टाइम आ जाता है जब हमारे मुल्क में मुगल आ जाते हैं, मुगल आ जाते हैं, तो मुगल के ज़माने में हमारे जो हिंदुस्तान की बोली थी, या हमारे हिंदुस्तान की ज़बान क्या थी, फारसी थी। आप मुगल का इतिहास पढ़िए, फारसी थी, है ना? फिर आते आते उर्दू हो गई, है ना? उर्दू हो गई थी लास्ट में आते आते मुगल, उनके क्या बहादुर शाह जफर के ज़माने में, है ना? उससे पहले अरबी भी थी, जब क्या क्या नाम था उसका, आए थे कोई और आया था करीब बहुत पहले, है ना? तो अरबी थी वो, फिर फ़ारसी, है ना? अरबी, फ़ारसी और उर्दू इस तरीके से मुगल टाइम में चल रहा था। फिर हमारे देश पर आक्रमण हुआ किसका? यानी हमारे जो अंग्रेज़ थे, है ना? अंग्रेज़ों का आक्रमण हमारे प्यारे देश पर हुआ। फिर हमारे देश में क्या चलने लगी? इंग्लिश चलने लगी, है ना? तो पता क्या चला? जिसकी हुकूमत रहती है, उसी की ज़बान रहती है। ठीक है? क्लियर है? जब संस्कृत चल रही थी, तो जब ब्राह्मणों की हुकूमत थी तो संस्कृत चल रही थी, जिसमें ऋग्वेद यजुर्वेद जो कि बहुत पाक किताब मानी गई है ना? फिर मुगल आए, फारसी चली, अरबी चली, है ना? फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजी चली, है ना? अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा देश आज़ाद है, लोकतांत्रिक देश है, 22 ज़बानें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिंदी राजभाषा मानी गई है, हिंदी में आप सरकारी काम करवा सकते हैं। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज की तरह मानी गई है कि आप सेकंड लैंग्वेज की तरह पढ़ा सकते हैं। 22 ज़बानें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। अभी हमारा लोकतांत्रिक देश है ना? क्लियर हो गई। जिस तरीके की हुकूमत रहती है, वैसे बोली रहती है। समझ वैसी ज़बान रहती है। क्लियर? अब बोली और ज़बान में आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं, कोई डाउट्स नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। क्योंकि देखो इसमें थोड़ा टाइम लगा कर ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी नोटिफ़िकेशन वगैरह अभी इतनी जल्दी आने की है नहीं कि इतनी जल्दी आएगा, है ना? उम्मीद नहीं है, तो इस वजह से डीपली पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग समझ जाइए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मादरी ज़बान पर। मादरी ज़बान भी आप लोगों को समझा दिया गया था कि मादरी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, कुनबा और आस-पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान होती है। ये वो ज़बान है जिसे बच्चा अपने गिरदोपाश यानी आस-पड़ोस से फ़ितरी तौर पर ये सीखता रहता है। यानी मादरी ज़बान बच्चे के जज़्बाती रिश्ता होता है, और इस ज़बान में दी जाने वाली तालीम को बच्चा जल्दी से सीखता है। स्कूल की तालीम से पहले ही बच्चा अपने मादरी ज़बान की बारीकियों, पेचीदगियों और तश्कील को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत रखता है। सब समझाएँगे अभी देखिए। कई बार तो बच्चे स्कूल आने से कबल ही एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं। माहिरीन नफ्सियात तालीम पर ख़ुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में होने की हिमायत दी है। प्रोफ़ेसर गुलाम सुदैन के मुताबिक मादरी ज़बान वो होती है जो बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ पीता है। ऐसा इन्होंने क्या कहा है, मादरी ज़बान के बारे में कहा है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। देखिए, ये है बच्चे का घर, ये है बच्चे का घर बना दे रहे हैं, है ना? घर बना दे रहे हैं, बच्चे का घर बना दे रहे हैं, और ये हो गया हमारा प्यारा-सा, हमारा नहीं सबका, मज़ाक कर रहे हैं। ये हो गया बच्चा हो गया,
ठीक है? ये क्या हो गया ऐसा बच्चा हो गया, प्यारा-सा नन्हा-सा बच्चा बना दे रहे हैं, ठीक है? अब क्या होता है, अब यहाँ पर उसकी मम्मी वगैरह भी होंगी, मम्मी वगैरह को बना दे रहे हैं, पापा वगैरह है ना, दादी वगैरह सब ये हो जाएँगे उसके, ठीक है? अब क्या होता है, अब ये बच्चा जब पैदा हुआ, तो वो अपने मम्मी-पापा से जो ज़बानें सीखेगा, वो क्या कहलाएँगी? उसकी मादरी ज़बान कहलाएँगी। यानी उसके इर्द-गिर्द जो ज़बानें बोली जाएँगी, अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल रही हैं, हो सकता है भाई उसके इर्द-गिर्द कोई बोली बोली जा रही हो सकता है कोई उसकी ज़बान बोली जा रही हो, है ना? ज़्यादातर बोली ही बोली जाती है, ज़बान जल्दी नहीं बोली जाती सबके आस-पास, है ना? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी जो बोली है, वही हमारी मादरी ज़बान है। ये कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जो हमारी बोली रहेगी वही हमारी मादरी ज़बान रहेगी। हमारी मादरी ज़बान वही रहेगी जो हमारी बोली रहेगी, राइट है, सही है। हमारी बोली जो हम लोग बचपन से बोलते हैं वो हमारी मादरी ज़बान होती है। इसके लिए हम लोगों को कुछ ना तो कवायद सीखना पड़ता है, ना तो रस्मुल ख़त इसके लिए होता है, ना किसी तरीके की हमको उसूल कानून वगैरह देखने पड़ते हैं। मादरी ज़बान जो हम लोग सुनते हैं, बस सुनते हैं, जानते हैं, उसके बारे में अगर हो सकता है हमारे ज़बान पढ़ने वाली हो, तो आगे चल के हम मादरी ज़बान की जो बोलियाँ रहेंगी, हम बोलियाँ बोल कर आएँगे और मादरी ज़बान को पढ़ेंगे। ये हो सकता है ना? और इसमें क्या बताया गया है कि स्कूल की तालीम पहले ही बच्चा अपनी मादरी ज़बान से स्कूल की तालीम से पहले ही बच्चा अपनी मादरी ज़बान की पेचीदगियों और तश्कील को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। भाई जब उससे हम लोग बोलेंगे कि आप कैसे हैं? बेटा बोलो मम्मा, बेटा बोलो पापा, है ना? तो वो जानता रहता है कि इसके माने क्या होता है, इसके माने क्या होता है। यहीं पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि कोई भी बच्चा अगर वो स्कूल जाता है, 5 साल का हो जाता है, तो वो कम से कम अपने अंदर अपनी ज़बान का, अपनी बोली का 5000 अल्फ़ाज़ अपने दिमाग में लिए रहता है। ये कई कई बार क्वेश्चन हो गया था, कई बार क्वेश्चन बना है और ये जल्दी लोग क्लियर कराते नहीं हैं, जबकि ये सीडीपी का क्वेश्चन है। आप लोग याद कर लीजिए कि कम से कम 5000 अल्फ़ाज़ वो जानता रहता है अपने दिमाग में, तब वो जाता है स्कूल। ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हुई। अब आ जाते हैं कि मादरी ज़बान अब देखो मादरी ज़बान के लिए अभी-अभी आपको क्या बताया गया? अभी-अभी आपको क्या बताया गया मादरी ज़बान के लिए? मादरी ज़बान के लिए बताया गया कि मादरी ज़बान के लिए हमको कोई कानून वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बात याद रखें। मादरी ज़बान के लिए कानून वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी इस बात को कहाँ जोड़ेंगे, ये देखिएगा। ठीक है? तो अब ये बोलते हैं जैसे हम लोगों को ये बात याद रखिए कि मादरी ज़बान को कोई कानून सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई कवायद सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बात अपने दिमाग में बैठाए रहें। अभी फिर से आपसे यही बात पूछेंगे। अब आ जाते हैं इस बात को छोड़कर, इस बात को हटाते हैं, अब आ जाते हैं कि जो हमारी मादरी ज़बान है, अगर इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, अगर इससे हमसे जब पूछा जाएगा कोई चीज़ तो हम लोग तुरंत बता देंगे, है ना? तुरंत बताएँगे, यानी मादरी ज़बान में अगर हमको कोई चीज़ समझाई जा रही है, तो हम तुरंत समझ जाएँगे, राइट? क्लियर है? मादरी ज़बान में कोई बात समझाई जाएगी तो हम तुरंत समझ जाएँगे। तो इसी वजह से जितने माहिर नफ्सियात हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी यहाँ पर किसी का नाम वगैरह नहीं ले रहे हैं, बस इतना जान लो दुनिया का कोई भी इंसान है, वो यही कहेगा कि बच्चों को उनकी जो शुरुआती तालीम होगी, कौन-सी शुरुआती तालीम जो होती है बच्चों की, वो किस में होनी चाहिए? वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। इतना याद रखें। दुनिया का कोई भी नाम दे दे, कोई इंसान का नाम दे दे, वो यही कहेगा कि मादरी ज़बान में हो। ठीक है? क्लियर है? मादरी ज़बान में सब लोग कहते हैं कि बच्चों की तालीम हो। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझेगा। है ना? सिंपल सी बात है। डॉक्टर सुदैन वाला ये याद कर लीजिए, बच्चा अपनी माँ के दूध के साथ पीता है मादरी ज़बान को। अब इनकी इसके अलग-अलग ख़ुसूसियात क्या है? मादरी ज़बान एक फ़ितरी ज़बान है, अपने आप ही सीखी जा सकती है, उसके आस-पास सिर्फ़ उसके दिमाग चलता रहता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, उससे हम लोग बोलेंगे, वही वो रिपीट करके, नकल करके वो सीख जाता है। मादरी ज़बान तरसील का बेहतरीन ज़रिया होती है, तुरंत हम लोग उसमें बातचीत कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगर हमारी कोई और ज़बान है, जिसको हमारी मादरी ज़बान नहीं है, जो हम लोग बचपन से नहीं बोले हैं और बाद में बड़े होकर सीखे हैं, अगर उसके बारे में कोई चीज़ आप तुरंत पूछ ले रहे हैं, तो हमको थोड़ा-सा हो सकता है रुकना पड़े, हो सकता है सँभलना पड़े, हो सकता है अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना पड़े, हो सकता है अपने माइंड पर कंट्रोल करना पड़े। लेकिन मादरी ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि हमको तुरंत हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे हमारी ज़बान ही इतना व एक्टिव हो जाती है हमारी मादरी ज़बान के साथ कि हम लोग कभी उसके बारे में सोचते नहीं, तुरंत हम लोग जवाब दे सकते हैं और सटीक जवाब देंगे। बच्चों के अंदर छिपी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मादरी ज़बान में अहम रोल अदा करती है। यानी एक लोगों का नाम याद कर लीजिए कि नोम चॉम्स्की इनका नाम है। क्या नाम है? नोम चॉम्स्की। एनसी से याद कर लो कि नोम चॉम्स्की एक नाम है। उन्होंने कहा है कि एलएडी दिमाग के अंदर रहता है। एलएडी का फुल फॉर्म क्या होता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब ये होता है कि दिमाग के अंदर हमारे अंदर ऐसा दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा फंक्शन होता है
है, जो सब बच्चों के अंदर, सब इंसान के अंदर पैदाइशी रहता है। ये अल्लाह पाक बनाकर भेजते हैं और वो दुनिया में आता है, तो वो जो फ़ंक्शन रहता है उसका एक्टिव हो जाता है और वो तुरंत लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा आएगा दुनिया में, तुरंत तो वो ज़बान को सीखना शुरू कर देता है, उसी को एलईडी कहते हैं। अब कोई फ़ंक्शन ऐसा नहीं है जैसे हमारे लेफ्ट माइंड है, राइट माइंड है ना? ऐसा पार्ट कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ एक ख़याली बताए हुए हैं। एक ख़याल है कि उनका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नोम चॉम्स्की ने बताया, ठीक है? कि वो अंदर छिपी सलाहियतों को फ़रोग़ देने में मादरी ज़बान का अहम रोल अदा करता है, ठीक है? अब बच्चे अपने तसव्वुरात, ख़यालात, जज़्बात, एहसासात को मादरी ज़बान में बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं। हमने देखा मादरी ज़बान के ज़रिए हम दूसरी ज़बान को भी सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या कहा? हमने यहाँ पर बात की कि क्या बोलते हैं, बच्चा जान रहा है कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं, लड़का बोलते हैं। हम इंग्लिश में गए, हमको बोला गया कि बी-ओ-वाई बॉय, है ना? बी-ओ-वाई बॉय। अगर हम सिर्फ़ बच्चे को, छोटे बच्चे आया है हमारे पास, हम उसको सिर्फ़ बॉय पढ़ा रहे हैं, सिर्फ़ उसको गर्ल पढ़ा रहे हैं। अब वो उसको ये नहीं बता रहे हैं कि गर्ल मीन्स होता है लड़की, हम उसको बता ही नहीं रहे भाई। हम उसको सिर्फ़ बता रहे हैं कि बॉय और गर्ल। उसको समझ में आएगा क्या है? अगर वो पूछ लिया बॉय सर क्या है? आप बोलेंगे तुम ही तो बॉय हो, तुम ही तो बॉय हो। वो समझेगा कि दुनिया में खाली बॉय मैं हूँ। वो क्या समझेगा कि दुनिया में खाली बॉय मैं हूँ। लड़की गर्ल क्या कहेंगे, अगर कोई लड़की पूछ ली तो हम बोल देंगे कि तुम ही तो हो बेटी। तो वो समझेगी कि मैं ही सिर्फ़ गर्ल हूँ। नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़बान में उसको सिर्फ़ लड़का जानता है, उसको सिर्फ़ लड़की जानती है। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि उसको मीनिंग लिखाएँगे, इंग्लिश से हिंदी मीनिंग या इंग्लिश से उर्दू मीनिंग लिखो। बॉय, B-O-Y बॉय, बॉय मीन्स लड़का, G-I-R-L गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। अब उसको समझ में आया, ओह भाई! मैं जो अभी तक जान रहा था लड़का, उसी को तो इंग्लिश में बॉय कहते हैं। मैं जो जिसकी मीनिंग जान रही थी लड़की, उसी को गर्ल कहते हैं। उसको दिमाग में बैठने लगा, उसको समझ में आने लगा कि भाई जो लड़का मैं जान रहा हूँ, उसी को बॉय कहते हैं, जो मैं लड़की को जान रहा हूँ कि उसके बाल वगैरह रहते हैं, उसी को गर्ल कहते हैं। यानी पता ये चला कि उसकी जो पुरानी ज़बान है, जो ये वाली ज़बान वो पहले से जान रहा है, उसी वाली ज़बान को इस्तेमाल हम लोग करेंगे किसमें? तो दूसरी ज़बान को सीखने में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ें हम लोग, है ना? तो क्या होता है कि बारीकियाँ भी मादरी ज़बान के ज़रिए से हम लोग दूसरी ज़बान सीखने में बहुत अहम रोल अदा करती है और मादरी ज़बान ही वो वसीला है, जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से जोड़ पाता है और सीखने में फ़ितरी बन पाता है। यानी अगर मादरी ज़बान से उसकी कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, इसी वजह से बोला जाता है कि जो अगर आप टीचर हैं और छोटा बच्चा है, तो उसकी मादरी ज़बान में आप क्या करें, मादरी ज़बान में उससे बात करें, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसमें बात कर पाएगा। आप अब छोटा बच्चा है, उससे ज़बरदस्ती आप हाउ आर यू पूछ रहे हो, है ना? कि मे आई गो आउट सर, बोलो, या फिर बोलो कि है ना मे आई कम इन सर, ज़बरदस्ती तुम बुलवा रहे हो उसको, भाई लगी है सुसु और वो जाना चाहता है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि नहीं मे आई गो आउट सर ये बोलो, तो वही वहीं पर कर देगा, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आता ही नहीं है। फिर दूसरे दिन क्या करेगा, वो स्कूल आएगा ही नहीं, बोलेंगे सर मुझे सुसु करने नहीं जाने देते। है ना? ये एग्ज़ाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि बच्चों से उनकी मादरी ज़बान में बात करो और उन्हीं से क्या करना है, उनकी मादरी ज़बान में ही उनको जवाब करना देना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। ये कोई मज़ाक नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है? ये जो बता रहे हैं सिर्फ़ मज़ाक की तरह है, लेकिन ये मज़ाक है नहीं। बात मज़ाक की तरह है, बट मज़ाक नहीं है, ये हकीकत है और ये आपके सिलेबस में है कि आप किसी पर बोझ नहीं डाल सकते छोटे बच्चों पर। उनकी मादरी ज़बान पर ही बात करेंगे उनसे, उनसे ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते, है ना? राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एनसीएफ 2005 भी यही बोल रहा है ना? ये सब कानून है। अभी अगर आप नए हैं, आपको मज़ाक लग रहा होगा, ख़ैर उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से नाफ़िज़ुल अम्ल बच्चों को मुफ़्त और लाज़मी तालीम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो, बच्चे की इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। मादरी ज़बान, मादरी ज़बान, मादरी ज़बान, मादरी ज़बान, यानी बच्चों के लिए मादरी ज़बान का होना लाज़मी है। आप उसके ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाल सकते, ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है? यानी किसी ज़बान पर बोलने पर उसको मजबूर नहीं कर सकते, वो मादरी ज़बान में ही बोलेगा। मादरी ज़बान गैर रस्मी और फ़ितरी तौर पर माहौलियाती राब्ता से हासिल होती है। माहौलियाती राब्ता वही बताया गया था आपको कि उसके घर से आस-पास में जो रहते हैं, उसके घर के आस-पास में वो सीख जाता है और गैर रस्मी होती है, इसके लिए कोई रस्म नहीं होती है। रस्म क्या होती है? यानी जो हमारी रस्म होती है, रस्म मतलब ये होता है कि उसके लिए पूरा एक स्कूल हो, उसके लिए क्या हो, एक ऐसा ऐसा स्कूल हो, उसके लिए एक स्कूल हो, है ना? और उसके लिए क्लासरूम हो उसमें, उसके लिए फिर क्या होता है, टीचर हों, बुक हो, असातिज़ा हों, ये सब रस्म है। यानी पढ़ाने की रस्म होती है ना? बिना क्लास के आप पढ़ा सकते हैं किसी को? नहीं पढ़ा सकते। बिना किताब के पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। बच्चा है वो, है ना? नहीं पढ़ा सकते। तो मादरी ज़बान जो होती है गैर रस्मी होती है, यानी इसमें कोई रस्म शामिल नहीं होती। इसके ये नहीं होता कि कोई उस्ताद ही पढ़ाएगा, कोई टीचर ही पढ़ाएगा, कोई किताब से ही पढ़ेंगे। नहीं भाई, वो सीख-सीख कर माहौल से राब्ता कर के वो सीख जाते हैं। और हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 350 ए बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक देता है, ठीक है? और कौमी दरसियात का खाका एनसीएफ 2005 का ख़याल है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं, यानी आप बच्चे अपने आप को खुद बनाते हैं और ये तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चे को मादरी ज़बान में इज़हार और तफ़क्कुर की आज़ादी देंगे, यानी सोचने की आज़ादी देंगे, उसको अपनी बात को इज़हार करने की आज़ादी देंगे, तभी मादरी ज़बान क्या हो सकता है, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, वरना बच्चे क्या होंगे, अगर मादरी ज़बान उसको आ रहा है, ज़बरदस्ती हम उसके बोल रहे हैं कि क्या करना है, अगर तुमको बाहर जाना है, तुम इंग्लिश में पुश कर जाओ, तो वो दूसरे दिन क्या करेगा, वो भाग जाएगा। वो आएगा ही नहीं क्लास में, बोलेगा कि मुझे बाहर ही नहीं जाने देते या मुझे इमरजेंसी है, नहीं जाने देते, तो फिर मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? वो मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती मार रहे हैं कि मुझे ज़बान दूसरी बुलवा रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या होता है कि बच्चों को मादरी ज़बान बच्चे कोई भी ज़बान से आ रहे हों, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, उनको उसी की ज़बान में पढ़ाना है। बच्चों की मादरी ज़बान, मदर टंग और कसीर लिसानियत की जमात को कबूल करना, ये भी आपके लिए एक कानून है, एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, ये हर चीज़ में आपको काम आएगा कि बच्चा जैसे आप हैं, आप बोल रहे हैं उर्दू, यहाँ पर आप हैं, आप बोल रहे हैं उर्दू बोल रहे हैं, बच्चा आया पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्री, उत्तर प्रदेश की ज़बान और फिर अवधी ज़बान जिसको बोलते हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हर बोली से वो आ जा रहा है ना? आपको सबको पढ़ाना है। किसी को ये नहीं कहना कि मैं उससे नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा। मतलब कोई किसी छोटी-छोटी बोली से भी आ रहा है, कोई दूसरी बोली बोले जा रहा है, कोई तीसरी बोली बोल रहा है, कोई चौथी बोली बोल रहा है, आपसे उससे मतलब नहीं है। आपको उसको उन्हीं की बोली में पढ़ाना है, उन्हीं की ज़बान से पढ़ाना है या अपने तरीके से उसको पढ़ाना है और तदरीस यानी पढ़ाने का तरीका क्या होता है, वो भी आगे पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि भाई ये तो हम पर क्या होता है, हमको ज़बरदस्ती किया जा रहा है टीचर के ऊपर, नहीं। पढ़ाने का तरीका भी बताया जाएगा कि अगर आपको ज़बान नहीं आएगी तो किस तरीके से पढ़ाना है, वो आगे की क्लास में आप लोग देखेंगे, ठीक है? तो क्या करना है कसीर लिसानी यानी मल्टीलिंगुअल बहुत अगर भाषा, बहुत ज़बान के बोलने वाले लोग हैं और मदर टंग हो, सब लोगों को कबूल करना है और सब लोगों को पढ़ाना है, ठीक है? अब आ जाते हैं मियारी ज़बान या हदफ ज़बान। हदफ ज़बान या मियारी ज़बान उसे कहते हैं जो हम लोग सीखने जाते हैं। मियारी ज़बान उसको कहा जाता है जो किसी मुख़्तलिफ़ बोलियों में से एक बोली होती है। अभी आपको बताया गया था कि वो बोली क्या होती है, कुछ दिन बाद ज़बान बन जाती है अगर वो पावरफुल लोगों के हाथ में आ जाती है ना? और अदबी ज़बान की पस मंज़र में काबिल कबूल मानी जाती है। मियारी ज़बान का ताल्लुक इक़्तिदार से होता है। इक़्तिदार मतलब ताकतवर वाला, यानी हुकूमत से होता है। यानी जो तबका सर इक़्तिदार होता है, बरसर इक़्तिदार होता है, यानी जो हुकूमत में होता है, जो पॉलिटिक्स यानी जो क्या बोलते हैं, जिनका ज़माना चल रहा होता है, जिनकी हुकूमत चल रही होती है, उसकी ज़बान की कदर-ओ-कीमत होती है, यानी उसी की ज़बान कदर-ओ-कीमत होती है और वही मियारी ज़बान कहलाती है। इस ज़बान की कई शक्ल और को उसकी बोलियाँ कहा जाता है। ये चीज़ आपको पहले बता दिया गया था कि जो अगर एक बड़े एरिया में जब यहाँ पर बोले थे कि यहाँ पर ये ब्लू वालों ने कब्ज़ा कर लिया था, यहाँ पर ऐसे बनाया था ना कि ये लोगों ने पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया है ना और इसकी जो ऐसे-ऐसे बोलियाँ बोली जाएँगी, ये क्या रहेंगी, ये इसी बड़े एरिया की जो ज़बान बोली जाएगी, उसी की छोटी बोलियाँ रहेंगी, ये आपको पहले बता दिया गया था, ठीक है? तो यहाँ पर पता क्या चला? पता ये चला कि इस ज़बान की कई शक्ल उसकी बोलियाँ कहलाती हैं और वही ज़बान मियारी ज़बान कहलाती है। कौन? जो जो जिसकी हुकूमत होती है, वही ज़बान होती है। इसके लिए आपको बताया गया कि अंग्रेज़ की जब हुकूमत हमारे हिंदुस्तान पर थी, तो अंग्रेज़ी ज़बान की हुकूमत चल रही थी। जब मुगल की थी, तो फ़ारसी ज़बान की चल रही थी और उसके पहले क्या थी? संस्कृत ज़बान चल रही थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और मियारी ज़बान उसी कहते हैं, जो ज़बान को हम लोग सीखने जाते हैं, यानी अंग्रेज़ी ज़बान फ़िलहाल ले सकते हो, अंग्रेज़ी ज़बान को हम लोग सीखने जाते हैं, वही हमारी मियारी ज़बान होती है या हदफ ज़बान होती है, जिसको हम लोग सीखने जाते हैं। इसी को मानक लैंग्वेज बोलते हैं, मानक भाषा बोलते हैं इन हिंदी। अब आ जाते हैं ज़बान का इक्तिसाब या तहसील। ज़बान का इक्तिसाब या तहसील। अब यहाँ से 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दें, जो कब से आपको बेसिक मज़बूत कर रहे थे, बेसिक बना रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर दें। आपको एक चीज़ बताया गया था क्या? एक चीज़ बताया गया था क्या?
यहाँ पर ऐसे-ऐसे करके बता रहे थे कि ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा है और ये जो ज़बान सीखेगा, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं होता है। मादरी ज़बान में कोई रूल वगैरह नहीं होता है, बताए थे, अभी-अभी बताए थे। आपको बताया गया था कि इसको याद रखना, अभी यहाँ से काम इसका शुरू हो रहा है। ज़बान का इक्तिसाब, अब एक चीज़ और जान लें कि इक्तिसाब, ध्यान से देखिए, इक्तिसाब, तहसील, हुसूलियाबी, तीनों एक चीज़ है। कौन-कौन सी? इक्तिसाब, हुसूलियाबी, इक्तिसाब और तहसील, ये तीनों एक चीज़ है। तीनों का मानी एक होता है, तीनों का मानी क्या होता है? एक्वायर करना, एक्वायर करना, एक्वायर करना या फिर अर्जन करना। अर्जित जिसको बोलते हैं, अर्जित करना। क्या करना? एक्वायर करना या फिर अर्जित करना। ज़बान का इक्तिसाब या तहसील क्या होता है? एक्वायर करना या फिर अर्जित करना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारी जो मादरी ज़बान है, मादरी ज़बान के लिए हमको कोई भी कवायद वगैरह नहीं करना पड़ता, याद करना पड़ता या कोई वसूल उसूल नहीं याद करना पड़ता। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे? एक्वायर करना या हुसूलियाबी बोलेंगे या फिर इक्तिसाब बोलेंगे, है ना? या फिर तहसील बोलेंगे। ये सब चीज़ देखिए, हुसूलियाबी, तहसील और इक्तिसाब एक ही चीज़ है। देख लेते हैं क्या है, अभी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अभी और डीपली समझते हैं। ज़बान की हुसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब एक ऐसा अमल है जिसके तहत आस-पास के माहौल, वालिदैन और बुज़ुर्गों से देखकर नकल करके बच्चा ज़बान सीख जाता है। यहाँ पर क्या बातें हुई थी? यहाँ पर क्या बातें हुई थी? बातें ये हुई थी कि ये नकल करके सीख जाता है। अब नकल करके जो सीखेगा, उसको क्या बोलते हैं? इक्तिसाब बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, हुसूलियाबी बोलते हैं। समझ आ गया? हुसूलियाबी, तहसील और इक्तिसाब मतलब यही होता है कि जो ऑटोमेटिक चीज़ें हो जा रही हों, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को इक्तिसाब बोलेंगे, उसी को तहसील बोलेंगे, उसी को हुसूलियाबी बोलेंगे। यानी जो चीज़ अपने आप हो जा रहा हो, उसको हुसूलियाबी बोलते हैं, उसी को इक्तिसाब बोलते हैं और उसी को तहसील बोलते हैं। ठीक है? जो चीज़ हम लोग नकल करके अपने आप सीख जाते हैं। ये एक फ़ितरी अमल होता है और पैदाइश के बाद से शुरू होता है और 4 साल तक लगातार बच्चे मादरी ज़बान को इक्तिसाब करते रहते हैं, यानी हुसूलियाबी करते रहते हैं और वो 4 साल के बाद यानी वो सीख जाता है अपनी मादरी ज़बान और 5 साल का जब होता है तो अपने दिमाग में कम से कम वो 5000 अल्फ़ाज़ लिए रहता है। इस तरह ज़बान के हुसूल का नज़रिया ये मादरी ज़बान से यानी नज़रिया मादरी ज़बान से जुड़ा हुआ है जिसमें बच्चा नीम शऊरी अमल से कवायद ला इल्मी रखते हुए कवायद का ला इल्म रखते हुए यानी कवायद से बिना इल्म है उसको यानी कवायद के बिना वो ज़बान सीख जाता है। मादरी ज़बान जो होता है फितरी तौर पर ज़बान सीखता है और हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिला लेता है तो वो तकरीबन 5000 अल्फ़ाज़ जानते रहता है। हमने क्या देखा? ज़बान का इक्तिसाब। यहाँ पर 2-3 चीज़ें पर पॉइंट लगाते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए कि चल क्या रहा है। देखो, इक्तिसाब, तहसील और हुसूलियाबी, ये तीनों का मतलब यही होता है और ये किसकी होती है? मादरी ज़बान। मादरी ज़बान को हमने देखा था कि मादरी ज़बान को के लिए हम लोग कोई भी कवायद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, ये अपने आप हो जाती है। ज़बान, तहसील और हुसूलियाबी का माने क्या होता है? जो चीज़ अपने आप हो जा रही हो। यानी जो मादरी ज़बान है, उसकी तहसील हुई कि नहीं? उसकी हुसूलियाबी हुई कि नहीं? उसका इक्तिसाब हुआ कि नहीं? हो गया, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान अब हो सकता है मादरी ज़बान आपकी बोली भी हो, यही बोली भी हो सकता है ज़बान भी हो, है ना? इससे कोई मतलब नहीं, है ना? समझ में आ रहा है? तो ज़बान यानी जो हमारी मादरी ज़बान रहती है, मादरी ज़बान के लिए हमको कभी भी कोई उसूल या कोई कवायद नहीं सीखना पड़ता है और यही वजह है इसके क्या होने की, यही वजह है इसके इक्तिसाब होने की, यही वजह है इसकी तहसील होने की, यही वजह है इसकी हुसूलियाबी होने की, यही वजह है इसको हिंदी में अर्जित बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्विज़िशन बोलते हैं यानी एक्वायर करना बोलते हैं। ठीक है? इतनी सी समझ में आ गई? जो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जा रही हों, उसको इक्तिसाब बोलते हैं, तहसील बोलते हैं और हुसूलियाबी बोलते हैं। ऑटोमेटिक हमने देख लिया था, हमारी मादरी ज़बान ही ऑटोमेटिक होती है। क्लियर है? अब आ जाते हैं ज़बान की आमोज़िश पर। ज़बान की आमोज़िश पर। ज़बान की आमोज़िश क्या होती है? ज़बान की आमोज़िश अब इसी को उल्टा कर दो। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, जैसे मादरी ज़बान में हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। उसी को हुसूलियाबी कहते हैं, उसी को इक्तिसाब कहते हैं, उसी को तहसील कहते हैं। लेकिन भाई इसी को उल्टा कर दो, जो चीज़ ऑटोमेटिक ना हो, यानी जिसके लिए हम लोगों को एफ़र्ट करना पड़े, जिसके लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़े, जिसके लिए हम लोगों को उसूल सीखना पड़े, जिसके लिए हम लोगों को कवायद सीखना पड़े, है ना? इसी का उल्टा हो जाएगा। ये अपने आप हो जाती है, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे-बिठाए हो जाती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, बस।
आमोदिश क्या होती है? ज़बान की आमोदिश मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान सीखने से ताल्लुक़ होती है। हिंदुस्तान में जैसे हम लोग अंग्रेज़ी ज़बान सीखते हैं, ये हम लोग सीखने जाते हैं, इसके ग्रामर भी पढ़ते हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ते हैं, इसके उसूल भी जानते हैं, इसके ज़वाबित भी जानते हैं, हर एक चीज़ को जानते हैं, है ना? ज़बान की आमोदिश बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर होती है। अभी क्या बताया गया था? ज़बान जो होती है हमारी, जो हमारी वो वाली ज़बान होती है, जो हमारे गैर रस्मी ज़बान होती है, यानी जो हमारी मादरी ज़बान होती है, मादरी ज़बान गैर रस्मी तरीके से होती है। इसमें कोई भी आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो माहौल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी घर-बार, कुनबा, आस-पड़ोस के लोग, समाज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मादरी ज़बान की हुसूलियाबी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं किस चीज़ की, तो बात कर ले रहे हैं हमारी आमोदिश की, तो आमोदिश किससे हो जाती है? आमोदिश के लिए ये रस्मी तरीके से होती है और इसके लिए हम लोगों को उस्ताद की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हम लोगों को टीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उस्ताद और टीचर एक ही है, हम लोगों को स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को किताब की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यानी मादरी ज़बान बिना रस्मी तरीके से होती है, यानी जिसमें रस्म नहीं होती है, और आमोज़िश जो होती है, जो दूसरी ज़बान होती है हम लोगों की, वो रस्मी तरीके से होती है। क्लियर है? अभी एक चीज़ और क्लियर कर रहे हैं यहीं पर। ज़बान की आमोदिश समझ में आ गया, जिसके लिए हम लोगों को रस्म की ज़रूरत पड़े, जिसके लिए हम लोगों को उस्ताद की ज़रूरत पड़े, जिसके लिए टीचर की, जिसके लिए किताब की, जिसके लिए स्कूल की, जिसके लिए मदरसे की, जिसके लिए दर्जात की, जिसके लिए हर चीज़ की जो ज़रूरत पड़ रही है, जो रस्म होती है एक स्कूल के लिए, उसके लिए उसको ज़बान की आमोदिश कहते हैं, वरना ज़बान की क्या हो जाएगा? इक्तिसाब या हुसूलियाबी हो गई। अब एक चीज़ बोल रहे हैं, इसको ज़बान की आमोदिश को दूसरी ज़बान भी बोलते हैं। दूसरी ज़बान भी इसको बोलते हैं, ठीक है? दूसरी ज़बान भी बोलते हैं और उसको हमने क्या-क्या देखा था? उसको देखा था इक्तिसाब बोलते हैं, तहसील बोलते हैं और हुसूलिया भी बोलते हैं और आमोदिश को क्या बोलते हैं? आमोदिश बोलते हैं, ज़बान की आमोदिश बोलते हैं और ज़बान को दूसरी ज़बान भी इसी को बोलते हैं, दूसरी ज़बान भी इसी को बोलते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ आपसे क्लियर कर ले रहे हैं, आपको इसी वक़्त क्लियर कर दे रहे हैं कि जैसे हमने अभी तक जो देख लिया है, जो आपको समझ में आ गया है कि एक बच्चा है जो वो अपने आस-पास की बोली सुनता है ना? और वो बोलना शुरू कर देता है। वो क्या हुई उसकी? वो उसकी मादरी ज़बान हुई, है ना? इसके लिए उसको ना तो रस्म देखनी पड़ी, कोई रस्म वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वही बच्चा जब बड़ा होकर कहाँ जाता है? वही बच्चा जब बड़ा होकर एक स्कूल में जाता है तो उस